नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफ़ॉर्म पर। दोस्तों, आज साइंस घटना चक्र जिसमें भौतिक विज्ञान का 2 टॉपिक आज हम कवर करेंगे। पहला टॉपिक जो है चालकता है और दूसरा टॉपिक जो है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ठीक है? तो ये 2 टॉपिक जो है यूपीएससी हो, पीसीएस, आरओ, वनडे एग्ज़ाम सभी एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और घटना चक्र तो आज के समय में बहुत ही रामबाण है सभी एग्ज़ाम के प्रीलिम्स के लिए। अभी 2025 का जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, उसका क्वेश्चन अगर एनालाइज़ करें तो 120 क्वेश्चन प्लस जो आए थे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वो आपके घटना चक्र से पूछा था। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र पढ़ना कितना ज़रूरी है, ठीक है? तो इसके पहले हमने जितने भी क्लासेस लिया भौतिक विज्ञान का, अब हमारे पुराने क्लास को जो है प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है? तो और साथ ही साथ आज का जो क्लास होगा इसका जो है पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? चलिए हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले चालकता होता क्या है, इसके बारे में एक थोड़ा-थोड़ा जो है आप एक परिचय जानने का प्रयास करेंगे। किसी भी पदार्थ के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप की कक्षाओं में होते हैं, वे नाभिक के धनावेश द्वारा प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, ठीक है? परंतु नाभिक से दूरी वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों पर यह बल बहुत कम होता है, ठीक है? अतः इन बाह्य आउटर इलेक्ट्रॉनों को उनके स्थान से आसानी से हटाया जा सकता है। इसमें से अनेक इलेक्ट्रॉन तो अपने परमाणुओं से अलग होकर पूरे पदार्थ में, ठीक है? पूरे पदार्थ में मतलब परमाणुओं के बीच रिक्त स्थानों में यादृच्छिक या अनियमित गति करते रहते हैं। इन्हें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं अथवा चालक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन ही आवेश को पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, ठीक है? अतः किसी ठोस पदार्थ की विद्युत चालकता उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। धातुओं में यह संख्या बहुत ही अधिक होती है। इसी कारण धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। चांदी जो होता है, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। उसके बाद क्रमशः तांबा, सोना और एल्युमिनियम है। वैद्युत चालन धातुओं के अतिरिक्त कुछ द्रव्यों और गैसों में भी होता है। धातुओं में वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों के चलने से होता है, जबकि द्रव और गैसों में यह धन और ऋण आयनों के चलने से होता है, ठीक है? गैसों में विद्युत चालन एक निश्चित दाब परास लगभग 10 मिलीमीटर से और 10 पे पावर -3 मिलीमीटर पारा में ही होता है। उच्च दाब की सीमा 10 मिलीमीटर से ऊपर, निम्न सीमा 10 पावर -3 मिलीमीटर से नीचे गैसें विद्युत की कुचालक होती हैं। तो ये तो हो गया चालक के बारे में। अचालक के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम अथवा शून्य होती है, उसमें आवेश का प्रवाह संभव नहीं होता है। अतः वे पदार्थ विद्युत के अचालक होते हैं, ठीक है? बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स भी उसको बोलते हैं। अर्धचालक क्या होता है? इसको देख लेते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा कुछ अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। इन्हें अर्धचालक कहते हैं। ये डेफिनेशन दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। कीवर्ड्स को ज़रूर ध्यान से पढ़िए। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, कार्बन आदि। इन पदार्थों की विशेषता यह है कि इनका ताप बढ़ने पर इनकी प्रतिरोधकता घटती है अथवा अथवा इनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। इस प्रकार अर्धचालकों की चालकता पर ताप का प्रभाव चालकों के विपरीत होता है। अतिचालकता क्या होता है? कुछ पदार्थों में ताप तथा प्रतिरोधकता के बीच एक असमान संबंध देखा जाता है। जैसे-जैसे पदार्थ को ठंडा किया जाता है, पदार्थ की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की भांति धीरे-धीरे घटती जाती है। परंतु एक
परंतु एक विशेष ताप के नीचे ठंडा होने पर प्रतिरोधकता बहुत तेजी से घटकर शून्य हो जाती है। उदाहरणार्थ पारे की प्रतिरोधक पारे की जो प्रतिरोधकता है 4.2 केल्विन ताप पर अचालक शून्य हो जाती है। इस घटना को अतिचालकता कहते हैं तथा ठंडा किए गए पदार्थ को अतिचालक सुपरकंडक्टर कहते हैं। यह घटना अति निम्न तापों पर 10 केल्विन से 0.1 केल्विन तक की ही होती है। वह ताप जिस पर प्रतिरोधकता अचानक शून्य हो जाती है, जिसे संक्रमण ताप या ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है, जो विभिन्न पदार्थ के लिए भिन्न-भिन्न होता है। ठीक है? आगे देखते हैं। अतिचालकता का गुण सभी पदार्थों में नहीं पाया जाता है। जो पदार्थ सामान्यतः सुचालक होते हैं, जैसे तांबा, चांदी, सोना, लिथियम, सोडियम, उसमें 1 केल्विन से भी छोटी भिन्न तक नीचे ताप पर भी अतिचालकता का गुण नहीं पाया जाता। इसके विपरीत कुछ धातुएं जैसे मिश्र धातु जैसे कि टंगस्टन, कैडमियम, एल्युमिनियम, टिन, सीसा क्रमशः 0.01 केल्विन से 0.56 केल्विन, 1.9 1.19 केल्विन से 3.7 केल्विन तथा 7.2 केल्विन तापों पर अतिचालकता अवस्था में होता है। अतिचालकता पदार्थों के कई उपयोग हैं। ऊर्जा को विद्युत तारों में बिना किसी प्रतिरोधात्मक ह्रास के भेजा जा सकता है तथा संग्रहित किया जा सकता है। पावर कंपनी जब मांग कम होती है तब विद्युत उत्पादित करके अतिचालक रिंगों में संग्रहित कर सकती हैं, जिसे अधिकतम मांग के दौरान दे सकते हैं। अतिचालक विद्युत चुम्बकों से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, जिसे साधारण विद्युत चुंबक उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है? चलिए क्वेश्चन पे देते हैं। क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे तो उसमें जो इम्पोर्टेंस फैक्ट होगा आपको बताते चलेंगे। जिस पदार्थ की बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्रम प्रतिरोधकता दर्शाता है, क्या कहलाता है वो चालक कहलाता है। ठीक है? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? चांदी जो है सबसे ज्यादा चालकता वाला तत्व है। ठीक है? इसके बाद जो है तांबा, एल्युमिनियम और लोहा की विद्युत चालकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक? चांदी। क्वेश्चन वही रिपीट है। सबसे अच्छा सुचालक, ये भी वही क्वेश्चन रिपीट है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? कुचालक। नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। विभिन्न स्रोतों जैसे नदियों, कुओं, नलों आदि से प्राप्त जल अपने शुद्धतम रूप में नहीं होता है। इसमें बहुत सी अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों में विभिन्न लवण भी शामिल होते हैं। इन लवणों की उपस्थिति के कारण ही नमकीन जल विद्युत का अच्छा संवाहक, गुड कंडक्टर होता है, जबकि अशुद्ध जल, डिस्टिलाइज्ड वाटर जो होता है, जल का शुद्धतम रूप, प्योर्ड फॉर्म होता है। इसमें किसी प्रकार की शुद्धता नहीं होती। यह विद्युत का कुचालक होता है। संतरे एवं नींबू रस जैसे खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है तथा अम्ल में H+ आयन होते हैं, अतः संतरे और नींबू का रस भी विद्युत का सुचालक होता है। कथन कारण देखते हैं। तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों की वरीयता दी जाती है। ठीक है? कारण क्या है? लोहे की तुलना में तांबे विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। तो इसमें जो है कौन सा कथन सही गलत है? इसमें जो है दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे का जो है व्याख्या भी करता है। ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संवाहक कंडक्टर के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? इसको जो है थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। थॉम्सन ने यह पूर्वानुमान किया था कि अगर एक एकल धात्विक संवाहक, सिंगल
मेटेलिक कंडक्टर के दो भागों का तापमान भिन्न-भिन्न होता है, तो इन दो भागों के बीच जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। परिणामस्वरूप असमान रूप से तप्त संवाहक में ऊष्मा उत्पन्न या अवशोषित होती है। असमान रूप से तप्त संवाहक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण ऊष्मा के उत्पन्न होने या अवशोषित होने को थॉम्सन प्रभाव प्रभाव के रूप में जाना जाता है। किसी संवाहक के दो बिंदुओं के बीच तापमान में भिन्नता के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व में भी भिन्नता होती है। उच्च तापमान की तुलना में निम्न तापमान पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। संवाहक के दो बिंदुओं के बीच विभव में भी भिन्नता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन कारण दिया है। अभिकथन क्या है? बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, बिल्कुल सही है। कारण क्या है? एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करता है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। तो इसमें दोस्तों दोनों अभिकथन और कारण दोनों सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित डायोड में कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? जेनर डायोड, वैरेक्टर डायोड, टनल डायोड, शॉटकी डायोड। इसमें टनल डायोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अतिचालकता का लक्षण क्या है? अतिचालकता का लक्षण उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता। तो इसमें जो है शून्य पारगम्यता इसका आंसर हो जाएगा। अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिसमें लाखों रुपए की बचत हो सकती है? अत्यंत कम तापमान पर उस तापमान पर जिस पर अर्धचालक हो सकता है। समान तापमान पर, अत्यधिक ऊंचे तापमान पर, समान तापमान पर ऐसा होता है। अतिचालकता की अवस्था में धातुओं का तापमान 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है। यह ताप भिन्न-भिन्न धातुओं के लिए भिन्न-भिन्न होता है। इस तापमान को प्राप्त करना काफी व्यवसाध्य होता है। यदि अतिचालकता का गुण समान तापमान पर प्राप्त किया जा सके, तो इसमें बहुत ही धन की बचत होगी। किसी भी अतिचालकता द्वारा प्राप्त अधिकतम तापमान होता है। देखते हैं। 1911 में जब अतिचालकता की खोज हुई थी, तब यह केवल परम शून्य -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के निकट ही प्राप्त होती थी। हालांकि 2020 में कमरे के तापमान के निकट एक अतिचालक लगभग 15 डिग्री सेल्सियस या 288 केल्विन तापमान वाला वर्णन शोध पत्रिका नेचर में किया गया था। 9 आविष्कृत उच्च ताप अतिचालकता है। मिश्र धातु, शुद्ध दुर्लभ मृदा धातुएं, सिरेमिक ऑक्साइड, अकार्बनिक बहुलक। तो सिरेमिक ऑक्साइड है। अर्धचालक की चालकता ताप पर निर्भर करती है। 10 पावर 5 ओम, 10 पावर -1 ओम, 10 पावर -5 ओम और शून्य पे जो है प्राप्त किया जा सकता है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है? तो वह घटता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो इसमें जो है घटता है, बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है।
केवल इलेक्ट्रॉन द्वारा, केवल होल्स द्वारा, इलेक्ट्रॉन एवं होल्स दोनों द्वारा, तो ये दोनों द्वारा सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन-सी तकनीकी इलेक्ट्रॉन होल या युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती है? तो तापीय सक्रियता, संघट्ट आयनीकरण, प्रकाशीय सक्रियता, अशुद्धि, अंतःक्षेप, ये डी सही हो जाएगा। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध होता है। ये अनंत हो जाता है, संपूर्ण अनंत। परम शून्य तापमान 0 केल्विन पर अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाती है और वे एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करने लगता है। इस तापमान को अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है। आगे देखते हैं। निम्न में कौन सी धातुएं अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती हैं? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, चांदी। जर्मेनियम होता है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ एल्युमिनियम, सिलिकॉन, तांबा, चांदी। सिलिकॉन होता है। ये भी क्वेश्चन वही रिपीट है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? अर्धचालक इसमें सिलिकॉन, क्वार्ट्ज, सिरेमिक्स, जर्मेनियम। तो इसमें जो है ये सिलिकॉन सही हो जाएगा, ये क्वार्ट्ज गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, जर्मेनियम सही होगा। 1 और 4 सही हो जाएगा, सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? प्लास्टिक, एल्युमिनियम, लकड़ी, जर्मेनियम। जर्मेनियम है। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? अर्धचालक एल्युमिनियम, सिलिकॉन, चांदी, सीसा। सिलिकॉन है। भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उसमें एक ऐसी धातु, ऐसा तत्व निकाल सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टरों में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? फास्फोरस, जर्मेनियम, सिलिकॉन और टंगस्टन। जर्मेनियम। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है भौतिक नाभिकीय भौतिक है और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंस है। नाभिकीय विखंडन। दोस्तों यहाँ पे जो है कीवर्ड्स को डिफिनेशन जरूर याद करिए और उसका हिंदी इंग्लिश दोनों। न्यूक्लियर फ्यूजन, कई बार जो है न्यूक्लियर फ्यूजन इस तरह से इंग्लिश दे देगा और कई बार हिंदी भी पूछ सकता है। तो अगर हिंदी दिया रहेगा, इंग्लिश अगर नहीं मालूम रहेगा तो भी आप कई बार गलत कर सकते हैं, नहीं कई बार केवल इंग्लिश ही दिया रहता है, हिंदी नहीं दिया रहता है उसका। तो इस चीज को ध्यान रखिए। आगे देखते हैं। जब किसी तत्व के परमाणुओं पर इलेक्ट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो साधारणतः परमाणुओं के नाभिक का कृत्रिम विघटन आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन होकर उससे हल्के कण जैसे अल्फा, बीटा, प्रोटॉन इत्यादि उत्सर्जित होते हैं। कभी-कभी न्यूट्रॉन नाभिक द्वारा अवशोषित होकर नाभिक को उसके एक भारी आइसोटोप में बदल देता है तथा गामा फोटॉनों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन का प्रग्रहण करके तुलनीय द्रव्यमानों के 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ न्यूट्रॉन तथा विखंडन खंडों की गतिज ऊर्जा व गामा किरणों के रूप में ऊर्जा की विशाल मात्रा विमोचित होती है। यह प्रक्रिया ही परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर का आधार है। नाभिकीय विखंडन का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसमें अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इसे नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 ग्राम यूरेनियम को विखंडित होने पर 5 × 10 पावर 23 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न होगी। इतनी ऊर्जा 20 टन ट्राइनाइट्रोटॉलून में विस्फोट करने से उत्पन्न होती है। ठीक है, एक टीएनटी जो है एक विस्फोटक पदार्थ है। ये 20 टन जितना जलाएंगे आप उसका जो है 1 ग्राम यूरेनियम के बराबर होता है। परमाणु बम देखते हैं क्या होता है।
परमाणु बम का अधिक उपयुक्त नाम नाभिकीय बम न्यूक्लियर बम है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा विखंडनी पदार्थ में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखा जाता है। तब तब उस पदार्थ से अति अल्प समय में ऊर्जा की विशाल मात्रा मुक्त होती है। परमाणु बम में यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम के दो टुकड़े एक सघन आवरण में पृथक-पृथक रखे जाते हैं। बम के विस्फोट से 10 पावर 7 सेल्सियस की कोटि का ताप लाखों वायुमंडलीय दाबों के बराबर दाब उत्पन्न होता है। नाभिकीय रिएक्टर अथवा परमाणु भट्ठी एटॉमिक पाइल्स। नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा संयंत्र है जिसमें विखंडनी पदार्थ में स्वपोषित नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया चलाई जाती है तथा उससे नियत दर पर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इस ऊर्जा को अनेक उपयोगी कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। एक आधुनिक रिएक्टर में निम्न मुख्य भाग होते हैं। ईंधन, यह रिएक्टर का प्रमुख भाग होता है। यही वह पदार्थ है जिसका विखंडन किया जाता है। इस कार्य के लिए यूरेनियम 235 अथवा प्लूटोनियम 239 प्रयुक्त किए जाते हैं। मॉडरेटर, मंदक, इस कार्य में न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना होता है। ये डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंस है दोस्तों। कई बार फैक्ट के रूप में जो है प्रीलिम्स के ये कीवर्ड्स के डेफिनेशन ही पूछ लेता है। क्योंकि मंद करना इसका काम जो है न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना होता है। क्योंकि मंदित न्यूट्रॉनों के यूरेनियम 235 प्लूटोनियम 239 नाभिकों में विखंडन करने की प्रायिकता अधिक होती है। इसके लिए हल्का जल या सामान्य जल, भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड प्रयुक्त किए जाते हैं। ये सारे जो है मंदक के रूप में काम करते हैं। हल्का जल, सामान्य जल, भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड। हल्का जल अधिकतम प्रयोग किया जाने वाला मंदक है, ठीक है। कूलेंट देखते हैं, शीतलक। विखंडित होने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसको शीतलक द्वारा हटाया जाता है। इसके लिए वायु, जल, CO2 को रिएक्टर में प्रवाहित करते हैं, ठीक है। नियंत्रक छड़ें, कंट्रोल रॉड्स, ये कैडमियम अथवा बोरान की छड़ें होती हैं जो कि रिएक्टर में विखंडन दर को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होती हैं। कैडमियम, बोरान मंद न्यूट्रॉनों के अच्छे अवशोषक होते हैं, अतः इन छड़ों को रिएक्टर के भीतर ढकेला जाता है। जो विखंडन की दर कम हो जाती है जब ये बाहर खींच ली जाती हैं, तो विखंडन की दर बढ़ जाती है। नाभिकीय संलयन देखते हैं, नाभिकीय फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। ये कीवर्ड्स का इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखिए। नाभिकीय संलयन, जब दो अधिक हल्के नाभिक अति उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है, ठीक है, तथा द्रव्यमान की ये क्षति ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। दो ड्यू दो ड्यूट्रॉनों 1s2 भारी हाइड्रोजन नाभिक को संलयित करके एक ट्राइडॉन ट्राइटियम का नाभिक बनाया जाता है। भारी हाइड्रोजन के नाभिकों के संलयन से प्राप्त ऊर्जा उतने ही द्रव्यमान यूरेनियम 235 के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से कहीं अधिक होता है। हाइड्रोजन बम, यह नाभिकीय संलयन बम है जो कि भारी हाइड्रोजन नाभिकीय संलयनों पर आधारित है। चूंकि संलयन अति उच्च दाब पर होता है, संलयन बम के साथ एक विखंडन परमाणु बम को प्रज्वलक इग्निटर के रूप में प्रयुक्त करना पड़ता है। हाइड्रोजन बम में संलयन की प्रक्रिया एक अनियंत्रित प्रक्रिया है जिसका उपयोग केवल विध्वंसकारी ही हो सकता है। वास्तव में सूर्य में अपार ऊर्जा का स्रोत जो है हल्के नाभिकों का संलयन ही है, ठीक है।
नाभिकीय संलयन जो है सूर्य में ऊर्जा का कारण जो है नाभिकीय संलयन जो है इसका मुख्य कारण। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, उसमें इम्पोर्टेंस फैक्ट पे बात करते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? ठीक है, सुलेमित नहीं है। मेसान की खोज हिडेकी युकावा ये तो सही है। पॉजिट्रॉन की खोज सीडी एंडरसन यूएफ हेस ये भी सही है। सूर्य एवं तारों का ऊर्जा में उत्पादन का सिद्धांत एच ए बेथे ये भी सही है। पाए यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी ये गलत हो जाएगा और यही आपका सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विकास का सिद्धांत थियरी ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। ये तो फैक्ट के रूप में सही है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। नहीं, ये परमाणु विखंडन हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका सही हो जाएगा। आगे जो है कथन कारण है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिक शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी। ठीक है, तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। आगे दूसरा कारण क्या है? उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा वॉल्यूम ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। तो ये कथन जो है ये भी सही है, ये दोनों सही हैं और एक दूसरे का व्याख्या भी स्पष्टीकरण करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कणों में कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत थियरी ऑफ रिलेटिविटी को गलत साबित करने के जोखिम में डाला जा सकता है? माइक्रोवेव फोटॉन ये पहला इसका सही हो जाएगा। कोवेज विश्वविद्यालय के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भौतिकी गुंटूर निम्टज तथा अल्फॉन्स स्टालोफन ने आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत को गलत साबित करने का दावा किया। उन्होंने माइक्रोवेव फोटॉनों का प्रकाश के वेग से अधिक वेग से संचारित करने का दावा किया। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ये जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन परमाणु आयन प्रोटॉनों के लिए। पेयजल में गामा उत्सर्जन समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जाती है? सूक्ष्मदर्शी, सीसा पट्टिका, प्रस्फुरण गणक, स्पेक्ट्रामी प्रकाशमापी ये प्रस्फुरण गणक के रूप में होता है इसके द्वारा। आगे देखते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय विखंडन, संलयन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन से। तो ये नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से होता है। एक और दो सही होगा, बाकी ये दोनों गलत हो जाएंगे। एक दो सही हो जाएगा। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। ठीक है, आगे देखते हैं। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण, ये भी वही क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, ये सही हो जाएगा। ये भी वही क्वेश्चन है, रिपीट है। नाभिकीय रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन संभव है क्योंकि प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रियाओं में तुरंत हिस्सा लेते हैं, ये गलत हो जाएगा।
द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं। ये कथन सही हो जाएगा। विखंडन प्रक्रियाओं में निर्मुक्त हर न्यूट्रॉन आगे और विखंडन की शुरुआत करता है। ये भी गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 सही होगा केवल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु रिएक्टर क्या होता है? परमाणु बम निर्माण स्थल, भारी पानी का तालाब, यूरेनियम 238, आणविक भट्ठी। तो आणविक भट्ठी होता है। कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया, तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो बिजली उत्पन्न करता है। एक परमाणु बम में बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पन्न, तो तारों में ऊर्जा का उत्पन्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर काम करते हैं। ये कथन गलत हो जाएगा। साधारणतः उनकी टोकमाक डिजाइन होती है। ये सही हो जाएगा। वे बहुत अधिक तापक्रम पर काम करते हैं। ये भी सही है। 2 और 3 सही है। सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर परमाणु बम में अंतर है। नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती, जबकि परमाणु बम में होती है। अगला, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है। परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है। तो इसमें जो है आपका केवल एक स्टेटमेंट सही है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। ये भी सही है। ये स्टेटमेंट सही है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। ये गलत हो जाएगा। इसमें केवल एक सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोनोजाइट दुर्लभ पदार्थों का स्रोत है। तो ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। मोनोजाइट में थोरियम होता है। ये भी सही है। भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनोजाइट प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनोजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें 1, 2, 4 सही होगा। बी सही होगा। भारत में मोनोजाइट दुर्लभ पदार्थों एवं थोरियम का स्रोत है। मोनोजाइट थोरियम दुर्लभ मृदा खनिजों रेयर अर्थ मिनरल का मिश्रित विस्फोटक CeLa NdTHY PO4 ये रेडियो एक्टिव है। भारत के तटीय आंतरिक प्लेजर बालुकाओं के साथ पाया जाता है, परंतु मोनाजाइट भारत की समस्त बालुकाओं में नहीं पाया जाता है। यह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड में पाया जाता है। भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संबंधित निर्यात कर सकते हैं, जबकि निजी निकायों के ऐसा करने पर प्रतिबंध है। भारत में सार्वजनिक लोक उद्यम इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड एकमात्र ऐसा निकाय है जो मोनाजाइट के प्रसंस्करण से दुर्लभ मृदा यौगिकों का उत्पादन करता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है? वो है आपका थोरियम है। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसे भारत में बड़े भंडार, ये क्वेश्चन वही रिपीट है। रिपीटेड क्वेश्चन पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए भारत को थोरियम नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकसित करना चाहिए। इस संदर्भ में थोरियम
यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है? प्राकृतिक में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार हैं। बिल्कुल सही है। उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक रूप यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पादन करता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदायक अपशिष्ट उत्पादित करता है। ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों इसका। आगे देखते हैं। कथन और कथन जो है कथन के आधार पे भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। स्टेटमेंट सही है। विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध यूरेनियम का होना आवश्यक है। तो ये दूसरा कथन जो है आपका गलत हो जाएगा। एक सही, दो गलत। सी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? कीवर्ड्स को जरूर ध्यान दें दोस्तों। परमाणु ईंधन जो है इसमें कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम ये तीनों आते हैं। ये तीनों तो आते हैं। कैडमियम नहीं आता है, ये सही हो जाएगा इसका। अणु शक्ति से नहीं संबंधित खनिज को पहचानिए। अणु शक्ति से नहीं संबंधित खनिज को पहचानना है। मोनोजाइट, थोरियम, बेरिलियम, क्रोमियम। क्रोमियम है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, हीलियम। तो हीलियम जो है ईंधन नहीं है, परमाणु ईंधन। आगे देखते हैं। हीलियम जो है एक अक्रिय गैस है। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? यूरेनियम, थोरियम, कैल्शियम, प्लूटोनियम। कैल्शियम का प्रयोग किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, लेड। तो लेड का प्रयोग नहीं होता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जिरकोनियम, यूरेनियम, मॉलिब्डेनम, बेडेनियम। यूरेनियम का प्रयोग। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन है। ये सही हो जाएगा इसका। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है नियंत्रित संलयन, अनियंत्रित संलयन, नियंत्रित विखंडन, अनियंत्रित विखंडन, अनियंत्रित संलयन पर निर्भर है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर, बर्नर बान ब्रान द्वारा, जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा, सैमुअल कोहेन द्वारा। तो एडवर्ड टेलर द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया। 1908 में हंगरी में जन्मे एडवर्ड टेलर को हाइड्रोजन बम के जनक यानी फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहा जाता है। 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम हाइड्रोजन बम का परीक्षण प्रशांत महासागर स्थित मार्शल द्वीप में किया गया था। समृद्ध यूरेनियम होता है विशेष खोल में रखी यूरेनियम की छड़ें। प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। प्राकृतिक यूरेनियम थोरियम का मिश्रण, क्रोमियम की कोटिंग में हुई यूरेनियम की छड़ें। तो ये बी सही हो जाएगा इसका। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? अंतिम उत्पाद जो है सीसा। एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा जो है ये 8 महीनों में। आगे देखते हैं। किसी
विघटन नाभिक तत्व जिसकी अर्धायु 5 वर्ष की होती है। 20 वर्ष बाद विघटन नाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वह है 116 हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्धायु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का पूर्ण विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। पदार्थ का पूर्ण विघटन 40 दिनों में, पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में, 1/4 का 5 दिनों में हो जाएगा। तो ये 3/4 का विघटन 20 दिनों में हो जाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? स्टेटाइन, फ्रांसियम, ट्रिटियम, जर्कोनियम। जर्कोनियम रेडियो एक्टिव नहीं है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम संस्थानिक परमाणु संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? यूरेनियम 235। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा, गामा, तीनों सब करता है इसमें। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग न किया जाए तो क्या होगा? चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। बी सही हो जाएगा इसका। भारत का प्रथम परमाणु नाभिक संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? नरोरा, कलपक्कम, तारापुर, कोटा। तो इसमें जो है ये तारापुर जो है इसका सही हो जाएगा सी। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये क्वेश्चन रिपीट कर दिए वही, तारापुर परमाणु ऊर्जा। बार्क के वर्तमान निदेशक कौन है? वर्तमान निदेशक जो है, हाँ ये तो क्वेश्चन 2010 में पूछा था तो इसलिए प्रश्नकाल में रतन कुमार सिन्हा जो थे भाभा परमाणु केंद्र के निदेशक थे, जबकि वर्तमान में विवेक भीषण 2023 में, भसीन जो है 2023 तक थे। आगे देखते हैं। ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस में क्या संबंध है? ये भारतीय शोध रिएक्टर हैं। यही सही है आपका। भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? 270 यूरेनियम, यूरेनियम 500, यूरेनियम गैसोहोल, यूरेनियम 238। इसका डी हमें लगता है सही होना चाहिए। डी सही है, यूरेनियम 238। आगे देखते हैं। सिवाना समुद्र कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? ये जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए फेमस है। कल्पक्कम प्रसिद्ध है किस लिए? परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में। कल्पक्कम के फास्टर ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन प्लूटोनियम उसमें किया जाता है। कल्पक्कम के फास्टर ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक में प्रयोग किया जाता है? उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड, भारी जल, समुद्री जल, द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। कल्पक्कम फास्टर ब्रीडर रिएक्टर के विषय में क्या सत्य है? इसमें केवल प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये सही है, ठीक है। इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड एवं प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण ईंधन के रूप में किया जाता है। ये गलत हो जाएगा। इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाएगी। ये सही है, 1-3 सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इंदिरा गांधी गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक एनर्जी कल्पक्कम, ये सही है। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टर फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, ये भी सही है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, ये गलत हो जाएगा और यही आपका आंसर सही है, ठीक है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है।
और न्यूक्लियर साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में है, सही है। इसमें से कौन सा परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आते हैं? परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय, ये सही है। गुरु जल बोर्ड, हैवी वाटर बोर्ड, ये भी सही है। भारतीय रेयर अर्थ मिनरल्स लिमिटेड, ये भी सही है। भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन, ये भी सही है। इसमें सभी जो है सही है। भारत में भारी जल बनाया जाता है, ट्रांबे में बनाया जाता है। इसमें मिलाने वाला है कल्पक्कम, कल्पक्कम, नरोरा, काकरापार, ट्रांबे। तो कल्पक्कम आपका जो है, ये कल्पक्कम आपका जो है तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापार जो है काकरापार, एक मिनट देखते हैं, बी, सीकर टू जो है, ये काकरापार जो है गुजरात में हो जाएगा और ट्रांबे जो है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, इसमें से कौन सा सुलेमित नहीं है? राजस्थान परमाणु संयंत्र उदयपुर, उदयपुर में नहीं है ये, बल्कि रावतभाटा में है, कोटा। इसका ये यही सही हो जाएगा। बाकी नरोरा परमाणु उत्तर प्रदेश में ठीक है। मद्रास परमाणु संयंत्र कल्पक्कम, कैगा ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है नरोरा, नरोरा में जो है नरोरा, तो ये तो सही है। घाटशिला ये गलत हो जाएगा। कल्पक्कम, 1-3 सही है। आगे देखते हैं, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 1-4 भूकंपी पेटी सिस्मिक में अवस्थित है? नरोरा। वह परमाणु संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ, स्थापित किया गया कैगा में। तमिलनाडु के कुर्नाकुलम रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ है? 6 रिएक्टर। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसमें जो है ग्रेफाइट और साधारण जल दोनों को प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में, इसमें भी वही क्वेश्चन, भारी जल और सादा जल। नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंदक की तरह। श्रृंखोपाधि रिएक्टर है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है विखंडन प्रक्रिया के द्वारा सौर सेलों की सहायता से। इसके इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने अथवा उसे पुनः उत्पन्न करने के द्वारा कठोर जल का शोधक के रूप में। तो इसका आंसर जो है आपका ये सही हो जाएगा, विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जिसे विखंडन में होने वाले पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत हो जाएगा। जो हैवी वाटर प्रयोग में लाता है, ये भी गलत है। जो विखंडन में होने वाले पदार्थ उससे उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अब दूसरे देशों प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर निर्यात करने की स्थिति में है। इस रिएक्टरों की क्षमता, ये क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, उस समय गलत था। न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विदेशों को 220 मेगावाट अथवा 540 मेगावाट क्षमता के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर को निर्यात करने की स्थिति में। भारत की ओर से यह बयान परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन श्री कुमार बंजू ने 2010 में दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन अभी वर्तमान समय के हिसाब से रिलेवेंट नहीं है।
निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? कुडनाकुलम का सबसे ज्यादा है। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत ये लगभग 3% से कम नियर अबाउट है। आगे देखते हैं, मैनहट्टन परियोजना क्या है? मैनहट्टन परियोजना एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसे पहले परमाणु हथियार का उत्पादन का किया गया। मैनहट्टन परियोजना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा प्रारंभ किया गया एक अभूतपूर्व पूर्ण गोपनीय सरकारी कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य प्रथम नाभिकीय हथियार का विकास करना था। ठीक है। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था स्माइलिंग बुद्धा। भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण में अपना भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। ये डेट याद कर लिए, ये डेट कभी पूछ सकता है आपको। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों के अलावा किसी एक अन्य राष्ट्र द्वारा किया गया पहला पुष्टि नाभिकीय परीक्षण था। इस परमाणु परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा कोड नाम दिया गया था। पोखरण सेकंड का परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 11 मई 1998 में। और ऑपरेशन शक्ति के तहत राजस्थान के पोखरण परीक्षण में 5 परमाणु परीक्षण किए गए हैं। प्रथम 3 परीक्षण 11 मई 1998 को, अन्य 2 परीक्षण 13 मई 1998 को किए गए। ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंस है। ऑपरेशन शक्ति 98 नाम है पोखरण में 1998 में किए गए परमाणु अभियान से संबंधित है। मई 1998 में पोखरण में भारत के 5 परीक्षण किए गए। पोखरण किस राज्य में है? राजस्थान में। भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित है पहल न करना, एक तरफा प्रतिबंध, न्यूक्लियर विश्वसनीय निवारण, उपयोग सभी है। परमाणु सिद्धांत न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया का मूल सिद्धांत नो फर्स्ट यूज है। इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक कोई शत्रु देश भारत के ऊपर परमाणु हमला नहीं करता। यूनिलैटरल मोरेटोरियम तथा न्यूक्लियर विश्वसनीय निवारण मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस भी इस सिद्धांत में सम्मिलित है। परमाणु सुरक्षा सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आवधिक रूप से आयोजित किए जाते हैं। विखंडनी सामग्रियों पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का एक अंग है, तो इसमें दोनों गलत हो जाएंगे। सर्न जो है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च विश्व में कड़ी भौतिक शास्त्र की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, उपरोक्त संगठन के अस्तित्व में आने के 2 वर्ष पूर्व स्थापित प्राविधिक निकाय के नाम पर फ्रेंच संक्षेपीकरण है, तो ये कथन गलत हो जाए। ये कथन जो है ये भी कथन सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है, तो बी सही हो जाएगा इसका। अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर ITER परियोजना निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर बनाई जाने वाली है? ये दक्षिणी फ्रांस में जो है बनाया जा रहा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारत अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि वह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तात्कालिक लाभ क्या है? यह विद्युत उत्पादन के लिए यूरेनियम की जगह थोरियम प्रयुक्त कर सकता है। ये गलत हो जाएगा। यह उपग्रह मार्ग निर्देशक में एक वैश्विक भूमिका प्राप्त कर सकता है। ये भी गलत है। यह विद्युत उत्पादन में अपने विखंडन
रिएक्टरों की दक्षता में तेजी से सुधार ला सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। यह विद्युत उत्पादन के लिए संलयन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है, बिल्कुल सही। कथन कारण भारत की नाभिकीय नीति में निहित है कि वह अपने नाभिकीय संयंत्रों के अंतर्राष्ट्रीय इंटर इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। कारण भारत नाभिकीय यंत्र नहीं बनाएगा। तो ये कथन जो है असत्य है। पहला सत्य है, दूसरा सही, गलत। ये इसका सही सी हो जाएगा आंसर। भारत में आणविक विस्तार एनटीपी पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह भेदभावपूर्ण है। ठीक है, ये सही है। यह भारत की आणविक सैन्य क्षमता को निर्बल करेगी। तो इसका जो है पहला सही है। यह भेदभाव आधारित है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए: चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल, पाकिस्तान। उपरोक्त में से कौन परमाणु शस्त्रों के अनुसार विषयक संधि ट्रीटी या नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसे सामान्यतः परमाणु अप्रसार संधि एनटीपी एनपीटी के नाम से जाना जाता है, की मान्यता के अनुसार परमाणु सशस्त्र राज्य कौन कौन से हैं? इसमें जो है ये चीन है और आपका फ्रांस है। ठीक है, 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने के क्या परिणाम है? इसकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह स्वमेव नाभिकीय आयुध अप्रसार संधि का सदस्य बन जाता है। तो यह कथन गलत हो जाएगा। इसका केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है। भारत ने मई 1974 में पहला परीक्षण किया था। इस इसी वर्ष नाभिकीय आपूर्ति समूह एनएसजी की स्थापना हुई थी। इसकी पहली बैठक 1975 में लंदन में हुई थी। वर्तमान में इसके जो है 48 देश हैं। इसका लक्ष्य परमाणु सामग्री, तकनीकी एवं उपकरणों का निर्यात नियंत्रित करना था। इसके सदस्य की पहुंच नवीनतम एवं सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाती है। एनएसजी में शामिल होने वाले देश के लिए परमाणु आयुध एनटीपी पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। एनएसजी का सदस्य स्वमेव एनटीपी का सदस्य नहीं बन सकता। भारत ने अब तक एनटीपी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। फ्रांस ने एनएसजी का संस्थापक सदस्य है और वह बिना एनटीपी पर हस्ताक्षर किए एनएसजी का सदस्य बना था। ठीक है। निम्नलिखित देशों में कौन सा परमाणु आपूर्ति सप्लायर ग्रुप का सदस्य नहीं है? ईरान इसमें से नहीं है। परमाणु आपूर्ति समूह द्वारा भारत पर प्रतिबंध हटाए जाने के पश्चात किस देश ने सर्वप्रथम भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारत के नागरिक परमाणु तकनीकी की आपूर्ति की जा सकेगी? सबसे पहले जो है फ्रांस किया था। एनएसजी से भारत को छूट मिलने के पश्चात फ्रांस भारत के साथ नाभिकीय व्यापार करने के लिए नाभिकीय क्षेत्र में समझौता करने वाला प्रथम राष्ट्र था। भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए के अतिरिक्त नया 4 एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का निहितार्थ क्या है? इसका निहितार्थ असैनिक परमाणु रिएक्टर आईएईए के रक्षोपायों के अधीन आ जाते हैं। ये सही हो जाएगा। भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर आईएईए सुरक्षा उपायों आईएईए सेफगार्ड के अधीन रखे जाते हैं, क्योंकि अन्य इसका सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते हैं। कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, अन्य थोरियम का। ये गलत हो जाएगा। कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, अन्य घरेलू आपूर्ति का। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों के प्राथमिकीकरण और कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना नामक सौदे पर हस्ताक्षर किया है? तो वह देश जो है आपका रूस है। तो दोस्तों आज का जो है क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे बटन ज़रूर दबाएँ ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है? तब तक आप हँसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।